हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम इन मिलियन कंसेप्ट्स ऑफ इंग्लिश। हम टीजीटी 2022 के लिए विलियम वर्ड्सवर्थ को पढ़ रहे हैं और विलियम वर्ड्सवर्थ पर ये 13 वीडियो है। आज पढ़ेंगे प्रीफेस टू द लिरिकल बैलेड्स। और आप जानते हैं कि लिरिकल बैलेड्स का जो एडिशन 1800 में आया था, यानी कि सेकंड एडिशन, उस एडिशन में इन्होंने प्रीफेस दिया था और विलियम वर्ड्सवर्थ ने ही लिखा था। और इस प्रीफेस को हमने ओरिजिनल टेक्स्ट से स्टडी किया है और ओरिजिनल टेक्स्ट से ही लिया है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और आप जानते हैं क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि इसमें पोइट्री की डेफिनेशन और क्यों इन्होंने रस्टिक और हम्बल लाइफ को चुना, क्यों इन्होंने कॉमन लैंग्वेज जो कन्वर्सेशनल स्पीच है उसको चुना, और क्या पोएटिक डिक्शन है, इन सारी चीज़ों के बारे में इसमें बताया गया है। और सारे प्रश्न इनसे पूछे जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। अब वो इसमें जो पढ़ना है वो हमको जनरल पॉइंट्स प्रीफेस के बारे में जानना है और प्रिंसिपल ऑब्जेक्ट्स ऑफ लिटरेरी बैलेट्स। तो लिटरेरी बैलेट्स का प्रिंसिपल ऑब्जेक्ट क्या रहे थे, इसके बारे में इन्होंने प्रीफेस में बात की है। सिमिलर लैंग्वेज ऑफ प्रोज एंड पोइट्री, इस बारे में बात की है। व्हाट इज़ अ पोइट, फिर डेफिनेशंस ऑफ पोइट्री, और जो पोइट्री का प्रोसेस होता है, क्रिएटिव प्रोसेस, ये 4 स्टेजेस में होता है, इसके बारे में इन्होंने प्रीफेस में बताया गया है। तो आप समझ गए होंगे कि प्रीफेस को पढ़ना कितना ज़रूरी होता है। प्रश्न तो पूछे ही जाते हैं। पहला पॉइंट है, आप जानते हैं कि फर्स्ट एडिशन of lyrical ballads William Wordsworth gave a brief notes called advertisement। जब पहला पब्लिकेशन आया था तो इसमें छोटा सा एडवर्टीजमेंट नाम से एक नोट आता है। तो उसमें बताते हैं एक्सपेरिमेंट्स इन द यूज ऑफ कन्वर्सेशनल लैंग्वेज फॉर पोइटिक प्लेजर। तो कहते हैं कि पोइटिक प्लेजर के लिए हमने कन्वर्सेशन लैंग्वेज का प्रयोग किया है और इसका प्रयोग जो है वो केवल एक्सपेरिमेंट के तौर पर है। अब जब सेकंड एडिशन आता है 1800 में, तो विलियम शेक्सपियर स्वयं इस ब्रीफ नोट को रिप्लेस कर देते हैं। इस एडवर्टीजमेंट को रिप्लेस करने के बाद प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट्स देते हैं। और ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि हु सजेस्टेड टू राइट प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट्स। तो यहाँ पर आंसर यही रहेगा, एस.टी. कॉलेज सजेस्टेड राइटिंग द प्रीफेस, कॉलेज हिमसेल्फ वांटेड टू राइट इट। और एस.टी. कॉलेज स्वयं इसका प्रीफेस लिखना चाहते थे। और ये तो पॉइंट इंपॉर्टेंट है ही। प्रीफेस टू द लिरिकल बैलेड्स इज अ क्रिटिकल वर्क ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ। तो विलियम वर्ड्सवर्थ का ये क्रिटिसिज्म पर वर्क है। लिटरेरी क्रिटिसिज्म जो विलियम वर्ड्सवर्थ की है वो सब प्रीफेस है। और ये पॉइंट पूछा जाता है बहुत ज़्यादा। वर्ड्सवर्थ through his literary criticism demolished the artificial and restricted form of the 18th century and opened new vistas। यानी कि इन्होंने नई थ्योरी दी और जो आर्टिफिशियल और रेस्ट्रिक्टेड फॉर्म थी 18th सेंचुरी की, जिसमें पोप, ड्राइडन ये सब लिखा करते थे, तो उनकी जो फॉर्म थी वो रेस्ट्रिक्टेड थी। क्यों थी रेस्ट्रिक्टेड, इसमें अभी बात करेंगे। तो इन्होंने उसको डिमोलाइज्ड किया, उसको समाप्त किया। उसको समाप्त करने के बाद एक न्यू विस्टास दिया, एक नया खाका खींचा रोमांटिसिज्म का। अब इस पॉइंट को पढ़ लेते हैं, फिर बात करते हैं क्या था वो। लर्न हैंस फॉर एंशियंट रूल्स जस्ट जस्ट एस्टीम, यानी कि प्राचीन नियमों को आदर के साथ
आदर के साथ पढ़िए। टू कॉपी नेचर इज टू कॉपी देम, यानी कि नेचर को कॉपी करना का मतलब है उनको कॉपी करना। तो ये अलेक्जेंडर पोप ने अपने एन एसे ऑन क्रिटिसिज्म में लिखा। तो ये पॉइंट आपको बता रहा है ये वाला कि क्यों 18वीं सेंचुरी के पोइट और जो राइटर थे वो रोमन और ग्रीक लिटरेचर को कॉपी करने के लिए कहते थे। तो यही कारण है कि 18वीं सेंचुरी को ऑगस्टन पीरियड और क्लासिकल या न्यू क्लासिकल पीरियड इसको कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने क्लासिकल राइटर्स को फॉलो करने के लिए किया, जोर दिया। तो यही कारण है कि जो इनकी राइटिंग्स थी वो आर्टिफिशियल हो गई। और दूसरा, इसमें जो रेस्ट्रिक्शन आ गया क्योंकि इन्होंने एंशियन रूल्स को फॉलो करने के लिए जोर दिया। तो इसी को डिमोलाइज किया विलियम वर्ड्सवर्थ ने, समझ गए होंगे। और यही कारण है वर्ड्सवर्थ प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट इज एन अनऑफिशियल मैनिफेस्टो ऑफ द इंग्लिश रोमांटिक मूवमेंट। तो इंग्लिश का जो रोमांटिक मूवमेंट है उसका ये मैनिफेस्टो माना जाता है, यानी कि घोषणा पत्र माना जाता है, अनऑफिशियल। और ये जनरल पॉइंट का लास्ट पॉइंट है। एस.टी. कॉलेज वॉज द फर्स्ट क्रिटिक हु क्रिटिसाइज वर्ड्सवर्थ थ्योरी ऑफ पोइटिक डिक्शन इन हिज बायोग्राफिया लिटरेरिया। तो इनका जो क्रिटिसिज्म का वर्क है, तो इस बायोग्राफी लिटरेरिया में एस.टी. कॉलेज इनके विलियम वर्ड्सवर्थ के पोइटिक डिक्शन का क्या करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं। अब हम बात करते हैं द प्रिंसिपल ऑब्जेक्ट्स ऑफ लिटरेरी बैलेट्स, लिरिकल बैलेट्स। विलियम वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि इन पोएम्स में जो ऑब्जेक्ट लिए गए हैं, इनके लिटरेरी जो लिरिकल बैलेट्स में जो ऑब्जेक्ट लिए गए हैं, पहला है टू चूज इंसिडेंट्स एंड सिचुएशंस फ्रॉम कॉमन लाइफ। पहला उद्देश्य यही था, पहला ऑब्जेक्ट यही था कि जो कॉमन लाइफ है लोगों की, उसी की इंसिडेंट्स को लिया जाए और उसी की सिचुएशन को लिया जाए। ठीक, पहला ऑब्जेक्ट हो गया। और दूसरा था अ सिलेक्शन ऑफ लैंग्वेज रियली यूज्ड बाय मैन, और उसी लैंग्वेज को लिया जाए जो वास्तविक तौर पर लोगों के द्वारा बोली जाती है। दो बातें हो गई, यानी कि सिचुएशन और इंसिडेंट जो कॉमन पीपल की हैं, कॉमन लाइफ की हैं, उसको लिया जाए, और उन्हीं की जो है लैंग्वेज को लिया जाए जो वास्तव में कन्वर्सेशन में होती है। फिर लेकिन अगर उसको लोगे तो क्या होगा कि लैंग्वेज जो है एट्रैक्टिव नहीं बन पाएगी। तो फिर वो क्या कहते हैं, टू थ्रो ओवर देम अ सर्टेन कलरिंग ऑफ इमेजिनेशन। तो उस पर कुछ कल्पना के रंग बिखेर दिए जाएं जिससे वो लैंग्वेज जो है वो एट्रैक्टिव हो जाएगी। तो ये ऑब्जेक्ट था। तो यही कारण कहते हैं कि द हम्बल एंड रस्टिक लाइफ वॉज जनरली चूजन। सामान्य तौर पर जो हम्बल लाइफ थी, सरल सा जीवन था, और जो देहाती जीवन था उसको इन्होंने चुना। तो क्यों चुना, उसके नीचे फिर कारण लिखते हैं। क्या लिखते हैं, बिकॉज इन दैट कंडीशन द एसेंशियल पैशंस ऑफ द हार्ट फाइंड अ बेटर सॉइल इन विच दे कैन अटेन द मैच्योरिटी। तो क्या कहा इन्होंने कि साधारण और जो यानी कि हम्बल और जो रस्टिक लाइफ है, साधारण और देहाती जीवन है, विनम्र जीवन है, उसको इन्होंने इसलिए चुना क्योंकि ऐसी स्थिति में जो हृदय की मूलभूत भावनाएं हैं, मूलभूत इमोशंस हैं, उनको बेटर एक्सप्लेन करने के लिए जो है इनको बेटर ग्राउंड मिलती है, बेटर सॉइल मिलती है ऐसी पोजीशन में। अब ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वर्ड्सवर्थ रिजेक्टेड पर्सोनिफिकेशन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। विलियम वर्ड्सवर्थ ने
ये कहा है, ये वहीं से लिया है, वह कहा है कि पर्सोनिफिकेशन के यूज को इन्होंने रिजेक्ट किया और जो आपका फिगर्स ऑफ स्पीच है उसको भी रिजेक्ट किया इन्होंने। फिगर्स ऑफ स्पीच इनकी कविताओं में देखने को बहुत ज़्यादा नहीं मिलते हैं और ना ही पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट पर्सोनिफिकेशन देखने को मिलता है। क्यों? वो कहते हैं आई हैव प्रपोज्ड माई सेल्फ टू इमिटेट एंड एज फॉर एज इज पॉसिबल टू एडॉप्ट द वेरी लैंग्वेज ऑफ मैन। क्योंकि मैंने लोगों की वही भाषा को इमिटेट किया है जो वास्तव में लोगों के द्वारा बोली जाती है। तो फिर अगले कहते हैं एंड एश्योर्ड सच पर्सोनिफिकेशन डू नॉट मेक एनी नेचुरल और रेगुलर पार्ट ऑफ द लैंग्वेज। तो वो कहते हैं क्यों, जब उन्होंने रस्टिक और हम्बल लाइफ को चुना और उनकी बैरी लैंग्वेज को चुना, तो नेचुरल है कि लोगों के कन्वर्सेशन में पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट हैं वो देखने को नहीं मिलते। फिगर्स ऑफ स्पीच लोगों की कन्वर्सेशन में नहीं मिलता। तो यही कारण है कि जो लोगों का रेगुलर पार्ट है, नेचुरल और रेगुलर पार्ट है लैंग्वेज का, उसमें ये सारी चीज़ें देखने को नहीं मिलती, क्योंकि ये किसी भी रेगुलर स्पीच का पार्ट नहीं होती हैं। उम्मीद करें समझ में आया हुआ ये पॉइंट। अगला पॉइंट ये भी इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज है नेसेसरी कट मी ऑफ फ्रॉम ए लार्ज पोर्शन ऑफ फ्रेज एंड फिगर ऑफ स्पीच विच फ्रॉम फादर टू सन हैव लॉन्ग बीन रिगार्डेड एज कॉमन इनहेरिटेंस ऑफ पोइट्स। यहाँ कह रहे हैं कि जो कवियों का कॉमन इनहेरिटेंस है, जो लोगों को विरासत में पिता से पुत्र को मिला है, तो उसमें आपने भी देखा होगा कि फिगर ऑफ स्पीच जो है वो नेचुरल तौर पे आता है। सभी कवियों की कविताओं में फिगर्स ऑफ स्पीच देखने को मिलते हैं। तो कह रहा है मैंने इस सब चीज़ को काट दिया, क्योंकि क्यों काटा? नेचुरल है कि जो डेली कन्वर्सेशन है, जो वेरी कन्वर्सेशन रियली यूज्ड बाय मैन, उसमें ये सारी चीज़ों को देखने को नहीं मिलते। तो यहाँ तक भी पॉइंट पूछे जाते हैं। हम्बल और रस्टिक लाइफ बार बार पूछा गया है। अब बात करते हैं, इन्होंने अगला पॉइंट दिया है सिमिलर लैंग्वेज ऑफ प्रोज एंड पोइट्री। वो कहते हैं कि प्रोज और पोइट्री की कविताओं में और गद्य में, दोनों में एक ही भाषा का, एक जैसी भाषा का यूज होना चाहिए। तो ये क्या कह रहे हैं? आई डू नॉट डाउट दैट इट मे बी सेफली एफर्म दैट देयर नाइदर इज नॉर कैन बी any essential difference between the language of prose and metrical composition। तो करें जो metrical composition और prose की जो लैंग्वेज है उसमें ना तो डिफरेंस हो सकता है और ना ही होता है, ये इन्होंने थ्योरी दी है। तो ये किसकी थ्योरी है? विलियम वर्ड्सवर्थ की मेन थ्योरी है लैंग्वेज की। Wordsworth quotes a sonnet of Thomas Gray, sonnet on the death of Mr. Richard Best, to show that the language of prose and poetry are not different from each other। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस के सोनेट का विलियम वर्ड्सवर्थ एग्जाम्पल देते हैं, ये प्रूव करने के लिए कि प्रोज और पोइट्री की लैंग्वेज में कोई डिफरेंस नहीं है। तो यह है टॉमस ग्रे का सोनेट ऑन द डेथ ऑफ मिस्टर रिचर्ड बेस्ट। तो क्या क्वेश्चन पूछा जाता है इससे? हुज सोनेट डज विलियम वर्ड्सवर्थ रेफर टू शो दैट देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द लैंग्वेज ऑफ प्रोज एंड पोइट्री। तो यहाँ पर यह आंसर समझ में आ गया होगा इसका। अब फिर ये सोनेट है और इस सोनेट में कुछ लाइंस बोल्ड करके लिखी गई हैं। ये लाइन इसमें बोल्ड करके हैं, द डिफरेंट ऑब्जेक्ट डू नॉट डू दीज आइज रिक्वायर माई लोनली एंगुश मेल्ट्स नो हार्ट बट माइन एंड इन माई ब्रेस्ट
द इम्परफेक्ट जॉय एक्सपायर। और ये लाइन्स हैं, a fruitless mourn to him that cannot hear and weep the more because I weep in pain। तो ये कह रहे हैं कि आप देख सकते हो, it will easily be perceived that the bold of this sonnet is obvious that the language of these lines is no respect differ from that of prose। कह रहे हैं कि आपने जो लाइनें देखी ये वाली, तो ये किसी भी तरह से प्रोज की लैंग्वेज से बिल्कुल भी डिफरेंट नहीं है। तो इन्होंने वो एग्जाम्पल दिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला है, दे बोथ स्पीक बाय एंड टू द सेम ऑर्गन्स। दे बोथ यानी कि दोनों भाषाएं, चाहे वो प्रोज की लैंग्वेज हो और चाहे पोइट्री की, दोनों स्पीक बाय एंड द सेम ऑर्गन्स, एक ही ऑर्गन से बोली जाती हैं, यानी कि सब मुंह से ही बोली जाती हैं। बिंड यानी कि जो आपका वॉइस ऑर्गन है, वॉइस पाइप है, उसी से बोली जाती हैं। द बॉडीज इन विच बोथ ऑफ देम आर क्लॉथ मे बी सेड बी द सेम ऑफ सब्सटेंस। और जो इनकी बॉडी जिस क्लॉथ से बनी है उसका सब्सटेंस भी एक जैसा होता है। ये तर्क दे रहे हैं प्रोज और पोइट्री की लैंग्वेज में कोई भी डिफरेंस नहीं होता है, क्योंकि दोनों की भाषाएं गले से ही बोली जाती हैं और जहाँ से दोनों आती हैं, जिस ऑर्गन से, उसने एक जैसे ही एक ही कपड़े पहने होते हैं। और फिर ये पॉइंट, ये जो इनकी डेफिनेशन है, ये इन्होंने कहा है, ये बहुत पूछा गया है। Poetry sheds no tear such as angels weep, but natural and human tears। बोले पोइट्री ऐसी नहीं है जिसमें ऐसे टीयर्स आए जैसे कि देवदूत होते हैं। देखिए देवदूतों के जो टीयर्स होते हैं, ये उनकी आँखें हैं, अगर इनकी आँखें हैं तो देवदूत के टीयर्स जो है सामने को निकलते हैं धार बांध करके, और नेचुरल जो टीयर्स होते हैं वो अपने आँखों से नीचे गालों की तरफ लुढ़कते आते हैं। तो यहाँ कह रहा है पोइट्री ऐसी नहीं है जो एंगल के टीयर की तरह रोए, बल्कि इसके नेचुरल और ह्यूमन टीयर्स होते हैं। तो कारण क्या है कि नेचर जो पोइट्री है वो नेचुरल है, स्पॉन्टेनियस है, उसको बनावटी तौर पर नहीं ले सकते, यानी कोई बनावटी नहीं हो सकती, आर्टिफिशियल पोइट्री नहीं हो सकती। पोइट्री मस्ट बी नेचुरल, ये कहना चाह रहे हैं। शी कैन बोस्ट ऑफ नो सेलिशियल कॉयर दैट डिस्टिंग्विश हर वाइटल जूसी फ्रॉम दैट ऑफ प्रोज। सी आया है यहाँ पर पोइट्री के लिए। तो कह रहा है पोइट्री जो है में कोई सेलेशियल कॉयर थोड़े नहीं होता है, कि ऐसा नहीं कोई दिव्य आपका संगीत उत्पन्न हो जाए, बल्कि पोइट्री में भी जो नेचुरल जूस है, नेचुरल रस है, जो प्रोज में पाया जाता है वही पोइट्री में पाया जाता है। दोनों में कोई अलग नहीं है। द सेम ह्यूमन बॉडी सर्कुलेटेड थ्रू द वेन्स ऑफ देम बोथ। और दोनों में ही, चाहे प्रोज हो चाहे पोइट्री हो, जो ह्यूमन बॉडी में सर्कुलेशन होता है वो दोनों में एक जैसा ही होता है। बोले बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। यही कारण उन्होंने टॉमस ग्रे का सोनेट का एग्जाम्पल दिया, और यही कारण है उन्होंने ये बात कही कि पोइट्री जो है एंजल्स के टीयर्स की तरह नहीं आती, जो सामने की तरफ धार बांध के निकलते हैं, बल्कि नेचुरल और ह्यूमन टीयर्स के बराबर होती है। और ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, कोटेशन है, वी आर फाउंड ऑफ ट्रेसिंग द रिजेम्बलेंस बिटवीन पोइट्री और पेंटिंग। पोइट्री में और पेंटिंग में हमने एक प्रकार का रिजेम्बलेंस पाया, समानता पाई, एंड अकॉर्डिंगली वी कॉल देम सिस्टर। इसी कारण हम उनको, इसी अनुरूप हम उनको बहनें कह सकते हैं। किसको? पोइट्री और पेंटिंग को। पूछा जा सकता है कि पोइट्री और पेंटिंग को सिस्टर्स किसने कहा? तो विलियम वर्ड्सवर्थ ने कहा। कहाँ कहा? अपने प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड्स 1800 में। तो क्वेश्चन जो ऊपर वाला पढ़ा था, टू शो दैट द लैंग्वेज ऑफ प्रोज एंड पोइट्री आर नॉट डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, हुज सोनेट डज विलियम वर्ड्सवर्थ कोट। ठीक,
अब इन्होंने इसी प्रीफेस में अब पोइट की कैरेक्टरिस्टिक्स बताई हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। व्हाट इज अ पोइट, उन्होंने लिखा है, आई आस्क व्हाट इज मीन्ड बाई वर्ड पोस्ट, व्हाट इज अ पोइट। तो कहते हैं आंसर है इसका, टू whom does he address himself and what language is to be expected from him। कि पोइट क्या है, पोइट किसको एड्रेस करता है, पोइट जो लैंग्वेज बोलता है उससे किस प्रकार की लैंग्वेज की आशा की जाती है। 3 प्रश्न हो गए कि ये वाला कि पोइट क्या है, पोइट किसको एड्रेस करता है और पोइट से किस प्रकार की लैंग्वेज की आशा की जाती है। तो इसमें जवाब में कहते हैं, ही इज ए मैन स्पीकिंग टू मैन। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, पोइट इज ए मैन स्पीकिंग टू मैन। पोइट आदमी होता है और जो व्यक्ति से ही बात में आदमी से ही बात करता है। हु हैज ग्रेटर नॉलेज ऑफ ह्यूमन नेचर, यानी पोइट को ह्यूमन नेचर की अच्छी जानकारी होनी चाहिए। एंड मोर कंप्रीहेंसिव सोल देन आर सपोज टू कॉमन अमॉन्ग मैनकाइंड। जो आम मैनकाइंड है, मानवता है, उसमें काफ़ी कंप्रीहेंसिव सोल होती है, विशाल सोल होती है, समझदार सोल होती है, जो लोगों के दुख दर्द को समझती है। तो ऐसी सोल होनी चाहिए और उसको ह्यूमन नेचर की ग्रेट नॉलेज होनी चाहिए एक पोइट के अंदर। फिर है, ही कंसीडर्स मैन एंड नेचर एज एसेंशियली एडेप्टेड टू ईच अदर। उसको आदमी और नेचर को समझना चाहिए, क्योंकि नेचर और आदमी जो है एक दूसरे से जो है एडेप्टेड होते हैं, एक दूसरे के अनुकूलित होते हैं, दोनों एक दूसरे को ढाल लेते हैं, प्रकृति मनुष्य के अनुसार, मनुष्य प्रकृति के अनुसार। एंड द माइंड ऑफ मैन एज नेचुरली एज द मिरर ऑफ द फेरेस्ट एंड मोस्ट इंटरेस्टिंग क्वालिटीज ऑफ नेचर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कोट है विलियम वर्ड्सवर्थ की। अगला है, फिर इसके एग्जाम्पल के लिए वो उदाहरण देते हैं विलियम शेक्सपियर का। एम्फेटिकली इट मे बी सेड ऑफ द पोइट एज शेक्सपियर हैड सेड ऑफ मैन। शेक्सपियर ने क्या कहा है, दैट ही लुक्स बिफोर एंड आफ्टर, यानी कभी जो होता है वो आगे पीछे देखता है। एंड आफ्टर ही इज रॉक ऑफ डिफेंस ऑफ ह्यूमन नेचर, कि पोइट जो है ह्यूमन नेचर के डिफेंस के लिए एक रॉक के समान होता है। और कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, द पोइट थिंक्स एंड फील्स इन द स्पिरिट ऑफ पैशन ऑफ मैन, बट पोइट्स डू नॉट राइट फॉर पोइट्स अलोन बट फॉर मैन। कि पोइट के लिए नहीं लिखता बल्कि व्यक्तियों के लिए लिखता है। तो उम्मीद कर रहे हैं कि जो 5-6 पॉइंट हैं इसके पोइट के कैरेक्टरिस्टिक्स पे, इसमें से कोई सा भी पूछा जा सकता है, क्योंकि ये जो ओरिजिनल टेक्स्ट पढ़ा है तो उसमें ये मेन पॉइंट्स थे जो निकाल कर हम लाए थे। अगला है डेफिनेशन ऑफ पोइट्री। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पोइट्री क्या डेफिनेशन देते हैं। तो पहली डेफिनेशन यही है, पोइट्री इज द इमेज ऑफ मैन एंड नेचर। पोइट्री मैन और नेचर की इमेज होती है, और ये बहुत सुंदर डेफिनेशन है। पोइट्री इज द ब्रीथ एंड फाइनर स्पिरिट ऑफ ऑल नॉलेज, यानी सभी नॉलेज की ब्रीथ होती है और फाइनर यानी कि गहन आत्मा होती है। इट इज़ द इम्पेसेंट एक्सप्रेशन विच इज इन द काउंटेंस ऑफ ऑल साइंसेस। ये इम्पेसेंट एक्सप्रेशन होता है। अब हम भावनात्मक नहीं बात कर रहे हैं, ये धैर्यपूर्ण एक्सप्रेशन होता है। विच इन द काउंटेंस ऑफ ऑल साइंस, जो सभी विज्ञानों के फेस पर दिखाई देता है। और इसी में कहते हैं, पोइट्री इज़ द फर्स्ट एंड लास्ट ऑफ ऑल नॉलेज, इट इज़ एज इमोर्टल एज द हार्ट ऑफ ए मैन।
यानी कि पोइट्री जो है सभी नॉलेज की क्या है, पोइट्री जो है फर्स्ट और लास्ट है सभी नॉलेज की, सभी ज्ञान की पहली भी है और लास्ट भी है। और ये हृदय के, मानुष के हृदय के समान ही इसको क्या माना है, इमोर्टल माना है। अच्छा, अब बात आती है, ये जितनी आपने डेफिनेशंस को देखा, ये सारी डेफिनेशन अलग अलग पेपर्स में, यूपीटीजीटी में अब विभिन्न बोर्ड के जो पेपर्स हैं उनमें पूछी गई हैं। तो ये कहाँ से हैं, सब प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट से ली गई हैं। और ये तो इनकी फेमस पोइट्री की डेफिनेशन है ही, जिसमें इन्होंने कि प्रोसेस ऑफ पोइट्री को बताया है। क्या है, पोइट्री इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स, इनके पावरफुल फीलिंग्स का स्पॉन्टेनियस, स्वच्छंद, स्वतः ओवरफ्लो होता है। टेक्स इट्स ओरिजिन फ्रॉम इमोशन, और उन भावनाओं से इसका उत्पत्ति होती है, उन भावनाओं से पोइट्री की उत्पत्ति होती है। इन रिकलेक्टेड इन ट्रांक्विलिटी, जो कि शांति के समय, धैर्य के समय इकट्ठी की जाती हैं। द इमोशंस इज कंटेम्पलेटेड, और फिर उन इमोशंस को जो है कंटेम्पलेटेड कर दिया जाता है, व्यक्त कर दिया जाता है। तो देखा, इसमें 4 बातें निकल कर आई होंगी, 4 स्टेज में पोइट्री बनने की प्रोसेस आई होगी। तो फिर कह रहे हैं, टिल बाई अ स्पेसीज ऑफ रिएक्शन द ट्रैंक्विलिटी ग्रेजुअली डिसअपियर, और फिर जो रिएक्शन होता है तो उसमें जो शांति है, ट्रैंक्विलिटी, वो सीधे सीधे गायब हो जाती है। एंड एन इमोशन किंडर्ड दैट विच वाज बिफोर सब्जेक्ट ऑफ कंटेम्पलेशन, और जो इमोशंस जो सब्जेक्ट ऑफ कंटेम्पलेशन होता है, यानी कि जिसको हम प्रस्तुत करते हैं, वो बचती है, उसको उत्पन्न किया जाता है। इज ग्रेजुअली प्रोड्यूस एंड डज इट सेल्फ एक्चुअली एग्जिस्ट इन द माइंड, फिर धीरे धीरे जो कविता बनती है वो कविता होती है जो वास्तव में आपके मन में होती है। तो प्रोसेस कौन कौन सी आई, इसमें 4 स्टेज में प्रोसेस निकल कर आती है। फर्स्ट स्टेज में है स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ इमोशंस, इमोशंस का क्या होना चाहिए, स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो होना चाहिए। फिर उस इमोशंस को रिकलेक्शन इन ट्रांक्विलिटी, शांति के समय उनको इकट्ठा किया जाना चाहिए। द इमोशंस इज कंटेम्पलेटेड, फिर उन इमोशंस को जो है एक्सप्रेस किया जाता है, और जो एक्सप्रेशन होता है वो पोइट्री होती है। इन 4 प्रोसेस में होता है। फिर अगला जो लास्ट बचता है, फिर वो कहते हैं कि मैंने वर्स को लिखना क्यों चुना, और मैंने क्यों कॉमन लाइफ को चुना, इन पे दोनों में कारण बताते हैं। तो फिर कहते हैं, इन दोनों ये भी पूछा जाता है क्यों चुना, तो इसके जवाब में कहते हैं दैट ऑफ 2 डिस्क्रिप्शंस, अगर 2 कोई डिस्क्रिप्शंस लिए जाए, आइदर ऑफ पैशंस, मैनर्स और करेक्टर्स ऑफ ईच देम क्वालिटी वेल एग्जीक्यूटेड, तो कह रहा है चाहे वो पैशंस, चाहे वो मैनर्स, चाहे वो करेक्टर्स, कुछ भी हो सकता है। द वन इन प्रोज एंड द अदर इन वर्स, तो इन्हीं इमोशंस को, इन्हीं मैनर्स को, इन्हीं करेक्टर्स को अगर आप एक को वर्स में लिखते हैं और एक को प्रोज में लिखते हैं तो रिजल्ट क्या होगा, कह रहे हैं द वर्स विल बी रीड 100 टाइम्स, जो कविताएं हैं वो सैकड़ों बार पढ़ी जाएंगी। वेयर द प्रोज इज रीड वंस, और जबकि प्रोज है वो केवल एक बार पढ़ी जाएगी। तो इसलिए इन्होंने चूज किया वाई हैव आई रिटन इन वर्स, ये इन्होंने चूज किया। दूसरा, वाई हैव आई चूज इन सब्जेक्ट फ्रॉम कॉमन लाइफ, तो कॉमन लाइफ का सब्जेक्ट इन्होंने क्यों चुना, इसके जवाब में क्या कहते हैं, एंड एंडोवर्ड टू ब्रिंग माई लैंग्वेज
नियर टू द रियल लैंग्वेज ऑफ मैन, कि मुझे अपने लैंग्वेज का जो लाना था, एंडोवर्ड करना था, प्रयास करना था, वो लोगों की जो रियल लैंग्वेज है उसके निकट ला के खड़ा करना था। ये मेरा उद्देश्य था। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करें आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, अपने मित्रों को बता दें ताकि कुछ सब्सक्राइबर बढ़ सकें। कम है सब्सक्राइबर इस समय। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।